माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Honorable members, Rule 377 statements. It is the time to place it on the table of the House within 15 minutes. Pardon? I'm sorry. The Honorable Speaker has directed members are given the opportunity to read the statement. The first one, Sri Manoj Kotak ji. He is not there. Sri Ashok Kumar Yadav. Yes, sir. Yes. Yes, sir. He is there. Your mic is there. सभापति महोदय, हाँ, हो गया। सभापति महोदय, मधुबनी जिले का आदिकाल से ही विराट और समृद्ध इतिहास रहा है। सदियों से मिथिलांचल ज्ञान एवं कला की भूमि रही है। मिथिलांचल की हृदय स्थली मधुबनी का स्वर्णिम इतिहास रहा है। कालिदास ने यहाँ कुमार संभव और रघुवंश की रचना की। विद्यापति की रचना हर घर और जुबान पर अभी भी विद्यमान है। यहाँ की धरती में असाधारण क्षमता है। यहाँ के छात्र दुनिया के विभिन्न देशों में कुशल चिकित्सक, इंजीनियर, शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इतनी महत्वपूर्ण विशेषताओं एवं विशिष्ट उपलब्धियों के बावजूद शहर में NIT जैसी कोई तकनीकी संस्था नहीं है, जिसके कारण आर्थिक रूप से पिछड़े अनेक छात्र शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं। अतः सरकार से सादर अनुरोध है कि कृपया मधुबनी के लिए NIT स्वीकृत करने हेतु संबंधित को निर्देश देने की कृपा करें। इसके लिए समस्त जनपदवासी आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट श्री हंसमुख भाई सोमभाई पटेल जी। Not present. Shri Dhambir Singh. Shri Dhambir Singh ji. Not present. Srimati Jasko Meena ji. Only the text. धन्यवाद सभापति जी। शिक्षा से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा का अधिकार प्रत्येक नागरिक को मिला है। मेरे क्षेत्र जनजाति बाहुल्य है, जहां केंद्रीय विद्यालय की मांग लंबे समय से उठ रही है। दौसा जिला मुख्यालय पर विद्यालय विगत 10 वर्षों से चल रहा है, लेकिन उसका भवन आज तक भी पूरा नहीं किया। जिला प्रशासन द्वारा 4 वर्ष पहले भूमि आवंटित की जा चुकी है। मेरी मांग है कि जल्दी से जल्दी बजट आवंटित कर भवन का काम शीघ्र प्रारंभ किया जाए। दूसरी ओर 23 लाख से भी ज़्यादा की आबादी का क्षेत्र, उसमें लालसोट जनजाति विधानसभा है, उसमें पृथक से केंद्रीय विद्यालय खोला जाना अत्यंत आवश्यक है। वहाँ भी प्रशासन द्वारा भूमि उपलब्ध कराने का पत्र जारी किया जा चुका है। अतः राजस्थान के इस जनजाति क्षेत्र के लिए आरक्षित संसदीय क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय अवश्य खोला जावे। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री जुगल किशोर शर्मा जी। श्री रविंद्र कुशवाहा। नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान पूरे संथाल परगना के पिछड़ेपन, वो खासकर मेरी लोकसभा गोड्डा और देवघर में जो शिक्षा की स्थिति है उसके ऊपर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरे यहाँ जो शिक्षा की स्थिति है वो बहुत ही खराब है, और ख़राब ही नहीं है। जहाँ एक ज़माने में विक्रमशिला जैसा विश्वविद्यालय हुआ करता था, आज वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है या धाराशायी हो गई है। बहुत वर्षों से हमारे यहाँ सैनिक स्कूल के इस्टेब्लिशमेंट का मांग जो है लगातार चल रहा था, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और खासकर तत्कालीन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मनोहर पर्रिकर साहब, उनके प्रति धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब वो फरवरी 2016 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का उन्होंने दौरा किया था
तो उन्होंने यहाँ के पिछड़ेपन को ध्यान में रख के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सैनिक स्कूल की स्थापना का जो है उन्होंने आश्वासन दिया था और उसकी उन्होंने घोषणा की थी और जिसका उन्होंने ऑर्डर भी किया। 5 साल हो गए हैं सभापति महोदय, ये वहाँ का गोड्डा में सैनिक स्कूल इस्टेब्लिशमेंट के लिए केंद्र सरकार ने आदेश कर दिया है। राज्य सरकार ने 5 साल में अभी तक कोई भी कार्य नहीं किया है, जिसके कारण वहाँ समस्या हो रही है। मेरा आपके माध्यम से यहाँ के रक्षा मंत्री से और आग्रह है कि वो राज्य सरकार के साथ मिलकर गोड्डा में प्रस्तावित सैनिक स्कूल को जल्दी से जल्दी चालू करें, जिससे कि लड़के और लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। धन्यवाद, धन्यवाद। डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण वखा पटेल जी, नो। श्री जगदम्बिका पाल जी, नो। श्री पुष्पदी नाथ सिंह जी, Yes, that is. He is the. यस प्लीज। देश में विस्थापितों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 1960 के दशक में स्टील प्लांट के लिए किसानों की जमीन ली गई। 1970 के दशक में कोल इंडिया के लिए रेतों की जमीन ली गई। उन्हें न समुचित मुआवजा मिला, न नौकरी दी गई। जमीन का अधिग्रहण भी आवश्यकता से बहुत अधिक किया गया। अतः सरकार से आग्रह है कि जिस जमीन का उपयोग 20 वर्षों से नहीं हुआ हो, ऐसी जमीन रैयतों को वापस कर दी जाए, ताकि रैयत किसान अपने जमीन का उपयोग कर अपनी जीविका का चला सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री प्रताप राव पाटिल चिकलीदा, नॉट प्रेजेंट। श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। मेरठ में यहाँ का ऐतिहासिक घंटाघर मेरठ की प्रमुख पहचानों में से एक है। लगभग 250 वर्ष पूर्व पुराने तथा जर्जर हो गए कम्बो दरवाजे के स्थान पर सन 1900 में इसे बनाने का निर्णय लिया गया। विशाल घंटाघर के लेआउट प्लान पर मेरठ में कार्यरत अंग्रेज अधिकारी सहमत नहीं थे, परंतु गवर्नमेंट स्कूल के पूर्व अध्यापक तथा तत्कालीन टाउन एरिया के अधिकारी श्री गजराज सिंह ने इस कार्य को सफलतापूर्वक संपादित किया तथा सन 1914 में घंटाघर संपूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। देश की आज़ादी के पश्चात से यह भव्य घंटाघर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। माननीय सभापति जी, 100 वर्ष से भी अधिक पुराने मेरठ के इस घंटाघर की भव्य इमारत उचित रखरखाव के अभाव में कमजोर होने लगी है तथा इसकी घड़ी अनेक वर्षों से बंद है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरठ के इस ऐतिहासिक घंटाघर को संरक्षित स्मारक घोषित करते हुए इसकी घड़ी को ठीक कराया जाए तथा इसके रखरखाव की समुचित व्यवस्था की जाए। आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री रामदास श्री तडस, Yes. धन्यवाद अध्यक्ष जी। सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह कहना है कि महान संत राष्ट्र संत तुकड़ी जी महाराज के एक साधारण व्यक्ति स्वामी थे। देश को ही ईश्वर मानते थे। स्वातंत्रपूर्व काल में उन्होंने समाज सुधार के कार्य ग्राम स्थान पर किए थे। भूदान आंदोलन, आदर्श ग्राम, व्यसन मुक्ति, श्रमदान, ग्राम व्यस्तता अभियान आदि कार्य उनके द्वारा किए गए। सरकार से किसी प्रकार की मदद किए बगैर उन्होंने गाँवों में आदर्श ग्राम बनाया था। उसके द्वारा रचे गए भजनों के प्रेरित लेके 1942 में विदर्भ के चिमू, राष्ट्रीय, यावली, बेनोड़ा की इतिहास क्रांति हुई थी। राष्ट्रसंत तुकड़ी जी महाराज के सभी धर्मों की समानता की शिक्षा देकर मानवता का संदेश दिया। अंत सदन के माध्यम से मैं गृह मंत्री जी के आग्रह करता हूँ कि ऐसे महान राष्ट्रसंत तुकड़ी जी महाराज द्वारा किए गए देशभक्ति, ग्राम विकास के कार्य को देखते हुए देश के सर्वोच्च सम्मान मरणोत्तर भारत रत्न के उन्हें सम्मानित करने जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर रामापति राम त्रिपाठी जी, श्रीमती शराबदीन अनिल भाई पटेल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के मेहसाना शहर को रेल लाइन 2 हिस्सों में बांटती है। मेहसाना एक
और मैसाना 2 में आने जाने के लिए 2 अंडरपास है जो बारिश के मौसम में पानी से भर जाते हैं, जिसकी वजह से यातायात बंद करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इसके विकल्प में मेरी मांग है कि मैसाना सिविल हॉस्पिटल के बगल में से जो हाईवे को जोड़ता हुआ एक ओवरब्रिज बनाया जाए ताकि मैसाना का यातायात सुगम हो एवं जनता को कोई तकलीफ ना पड़े। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर हीना गाविद, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर मोहम्मद जावेद। Thank you, Chairman, sir. Regarding my constituency, in the NITI Aayog's multidimensional poverty index, Kishanganj's poverty rate was calculated at 64.75%, implying the increasing number of non-income earning population of Kishanganj, Bihar. Keeping this in mind, the expansion of employment opportunities has to be of paramount importance. Bihar's unemployment rate increased 31.2% points and rose to 46.6 in April 2020. According to a survey conducted by the Center for Monitoring Indian Economy, in this regard, the government should set up food processing units, SMEs in plywood industry, tea processing plants, jute industry, inter alia to increase the employment opportunities in Kishanganj, Bihar. Per capita income of Bihar was rupees 41,000 in the financial year 2019. Bihar had the lowest per capita income in the last decade since financial year 2012. The average earnings of an individual are rapidly declining amidst stark unemployment. Thus, the government has to augment investment into the economy of Kishanganj to increase the employment rate and give opportunities to the youth of Kishanganj, Bihar, sir. Thank you, sir. Shri Deepak Baji, not present. Shri Shashi Tharoor, not present. Shri A. Ganesh Murthy. At present, the Ministry of Petroleum and Natural Gas is implementing Iragur-Devanagandi Pipeline Project, IDBL, of BPCL and Cochin-Kottanad Pipeline Project of GAIL, which are implementation stage in 7 districts of Tamil Nadu. The pipeline of the said project are intended to be laid underground in the agricultural lands. Due to this, the livelihood of farmers and agricultural lands are severely affected. The farmers are facing a lot of problems and fragmentation of agricultural land, restriction of cultivation, devaluation of land value, rejection of loan against property by banks and others, and problems in family property partition, so on and so on. Gail's gas pipeline has not yet been implemented for more than 10 years due to farmers' struggles. There are many precedents wherein oil and gas pipelines were laid along with the road and highways. Recently, oil pipeline for a distance of nearly 80 kilometers from Krishnagiri to Dharmaburi in Tamil Nadu was laid along the highways without causing any damage to the agricultural lands. Hence, I request the Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas to take necessary action to develop and create utility corridor along the roads and highways and to implement the BPCL and IDPL and Cochin-Kottanad pipeline using utility corridors along the roads and highways. Further, in future, the implementation of gas and oil pipelines by using utility corridor along the roads and highways shall be treated as policy decision by the Union Government. Thank you, sir. Thank you. Shri K. Raghu Ramakrishna Raju, not present. Srimati Avarupa Podaji, Not present. not present. Shri Rahul Ramesh Chavle. Yes, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोविड-19 महामारी के दौरान मुंबई के एनटीसी कपड़ा की 4 मिलें बंद की गई। तभी से मिलों के हजारों श्रमिकों की दयनीय हालत है। इन मिलों मजदूरों को वेतन का 50% वेतन मिल रहा है, जिससे उन्हें अपना परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मिल मजदूरों की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है।
पता चला है अभी तक कपड़ा मंत्रालय ने मुंबई में एनटीसी मिलों को फिर से शुरू करने पर कोई फैसला नहीं लिया है। अगर इन मिलों को शीघ्र शुरू नहीं किया गया तो इन मिलों में काम करने वाले 15,000 कामगारों के परिवार की स्थिति और खराब हो जाएगी। साथ ही कोहिनूर और टाटा मिल की इमारत और स्टाफ क्वार्टर भी जर्जर हालत में है। इन सभी इमारतों की मरम्मत होनी जरूरी है, इनको रीडेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है और स्टाफ क्वार्टर की बहुत ही बुरी हालत में भी है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। एनटीसी को इस और समुचित कदम उठाने चाहिए। सरकार एनटीसी के मुंबई स्थित मिलों को तुरंत खोलने का आदेश दे, जिससे इन मिलों के कर्मचारियों को पूरा वेतन मिल सकेगा और वो अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। श्री कौशलेंद्र कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, हमने पहले भी इस मामले को उठाते हुए कहा था कि हमारे देश जातिगत समाज है, तो प्रश्न यह उठता है कि किन किन जातियों की संख्या कितनी है, क्योंकि संख्या बल ही समाज में उस जाति का अस्तित्व का निर्धारण करेगा। मुक्त आरक्षण को ही आधार मान लिया जाए तो अनुसूचित जनजाति ओबीसी के जनरल कैटेगरी की व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है। यह संविधान मूलतः व्यवस्था और भावना में ही निहित है। अगर देश में जाति आधारित जनगणना का आंकड़े जुटा लिए जाए तो यह आसान होगा। आरक्षण व्यवस्था एवं अन्य सरकारी सुविधाओं में किसी कैटेगरी की अनदेखी तो नहीं की जा रही है। इसी के आधार मानकर हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यह मांग उठाते आ रहे हैं कि एक बार केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना अवश्य कर ले। इससे सारी स्थिति साफ हो जाएगी। किसी प्रकार की जो दुविधा लोगों में हो रही है वह समाप्त हो जाएगी। जातीय जनगणना के विषय में बिहार विधानमंडल 2019 और 2020 में दो बार सर्वसम्मत से प्रस्ताव केंद्र सरकार से आग्रह किया है। देश में अगली जनगणना में जातिगत आधार को भी शामिल किया जाए। ऐसा नहीं है कि पहले किसी जाति जनगणना नहीं हुआ है। 1931 में पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा ऐसी ही जनगणना हुई थी, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि ओबीसी 52%, एसी 15.5% और एसटी लगभग 7% की आबादी के अनुपात में है। संभवतः यही आधार मंडल कमीशन बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कनकू। यूपीए सरकार द्वारा वर्ष 11 में सोशियो इकोनॉमिक और जातीय आधारित जनगणना कराई गई, किंतु सरकार इसे पूर्ण रूपेण प्रकाशित नहीं कर रही है। कुछ पैरा तो प्रकाशित किया गया, लेकिन जातीय आंकड़ों को रोक लिया गया। काफ़ी हो हल्ला के बाद 2014 में इस नीति आयोग को विश्लेषण के आधार के लिए सौंपा गया तथा बाद में सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं जातीय जनगणना मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी गठित की कर उनको निगरानी दी गई। अब कहा जा रहा है कि आंकड़े त्रुटिपूर्ण हैं और इससे सही आंकड़े पर पहुंचना मुश्किल है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और राष्ट्रीय जनगणना में जातीय आधारित जनगणना को भी शामिल किया जाए। इस प्रकार देश के लोगों में जो भिन्न भिन्न राय है उसकी पूर्ण आंकड़े मिल जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि रिजर्वेशन का साइंटिफिक आधार होना जरूरी है, इसलिए जातीय जनगणना के आंकड़े सुप्रीम कोर्ट की मांग को भी पूरा करेगी। धन्यवाद। The 377 statement has to be confined by 250 words. I think it is more than 375. Shri Anubhav Mohanty ji. Thank you so much, sir. So the UNICEF conducted a survey across 21 countries to ascertain as how many youngsters feel good to seek support for mental health problems. In India, it was only 41% of young people who felt that it is good to seek support for mental health problems. Further, around 14% of the youth between the age of 15 to 24 reported often feeling depressed or having little interest in doing things. The disruption to routines, education, recreation, as well as concern for family income and health is leaving many young people feeling a sense of insecurity for their future, sir. This would require introduction of a focused, youth-oriented
inclusive and accessible mental health curriculum in schools. Besides, constant involvement in exciting and provocative sites on social media contribute towards growing unrest in the minds of youngsters. Understanding the problem will definitely help in getting over it. It is required that the government may please look into these issues and take remedial steps. Therefore, there is an immediate need to address these growing concerns among the young and create awareness about the importance of emotional well-being, remove the taboo around mental illness, and sensitize students, individuals who may be in distress. Thank you so much, sir. Jai Hind. Thank you, Shri Shyam Singh Yadav ji. धन्यवाद अध्यक्ष जी। वैसे तो मैं सिराजे हिंद जौनपुर से आता हूं, लेकिन यहां पर मैं जौनपुर के आसपास मिर्ज़ापुर, बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, क्या तमाम पूर्वांचल की बात करना चाहूँगा। सन 2000 Please, only the written statement will be come on record. Yes. No, आपने दूसरों को इतना अध्यक्ष जी टाइम दिया है, मुझे भी 2 ही मिनट दीजिए। समय का मामला नहीं है। नहीं, ठीक है। मैं रिकॉर्ड में माना वही चीज मैं बोल रहा हूँ जो लिखा है मैंने, उससे भी छोटा बोलूंगा अध्यक्ष जी। जितना लिखा है मैं उससे भी छोटा बोलूंगा। सन 2019 से पहले बनारस में आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर होता था, जो कि कोरोना की वजह से बंद हो गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद के और तमाम जनपदों के आसपास के हजारों लड़के ऐसे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो कि देश की रक्षा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं और इसी के साथ अपना भविष्य भी संवारना चाहते हैं। तो कोरोना की वजह से ये आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर बंद हो गया। पहले बच्चों की रिक्रूटमेंट की एज जो 18 से 21 साल हुआ करती थी, तो इससे उन तमाम बच्चों का सपना दोभर हो गया है, टूट गया है, जिनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा हो गई है। तो मैं यहाँ पर केवल 1 मिनट आपके माध्यम से ये मांग करना चाहता हूँ कि आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर को बनारस में जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। और उनकी एज, जिन लड़कों की एज 2 साल बंद होने की वजह से 21 साल से ज़्यादा हो गए, 2 साल उनको एज में रियायत भी दी जाए, नहीं तो उनके सपने चूर हो जाएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्री मानी श्रीनिवास रेड्डी नॉट प्रेजेंट। श्रीमती वीणा देवी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र वैशाली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत वैशाली जिला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विश्व के प्रथम गणतंत्र के साथ भगवान महावीर के भी जन्म स्थली और भगवान बुद्ध की कर्म स्थली के रूप में विश्व विख्यात है। जैन एवं बुद्ध धर्म के लोग अनुयायियों के यहाँ आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। इसके लिए वैशाली एक पवित्र स्थल है, जिसके कारण लाखों श्रद्धालुओं का वर्ष भर में यहाँ आना होता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग करती हूँ कि वैशाली जिला में पर्यटन के अपार संभावनाओं को देखते हुए वैशाली जिला का विकास अयोध्या एवं बनारस एवं अन्य धर्म स्थलों की तर्ज पर किया जाए, ताकि जैन एवं बुद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ साथ पर्यटकों के लिए सभी वैशाली पर्यटकों के मुख्य केंद्र के रूप में विकसित हो सके। धन्यवाद। श्री मोहम्मद फैसल। Thank you so much, Chairman sir, for allowing me under Rule 377. There is a shortage of regular teachers at various schools in UT of Lakshadweep. After the allocation of 32 periods for the present regular teachers, there are shortage of teachers for various subjects. There are certain subjects which did not have had any classes since the commencement of this academic year. Therefore, need-based engagement of contract teachers should be carried out
as done in previous years till the Lakshadweep administration fill up the regular vacancies. And I also request a subordinate legislative committee must visit, because frequent violation of rules and regulations are happening in Lakshadweep. So I request that a subordinate legislative committee must visit and take the stock of the situation. Thank you, sir. Shri Manoj Kotak ji. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने नियम 377 के तहत ये मुद्दा उठाने का मुझे अनुमति दिया। मुंबई शहर में लोकल ट्रेनों में दिव्यांग जनों का सफ़र कर पाना काफ़ी कठिन होता है। मुंबई लोकल में काफ़ी भीड़ होती है और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण दिव्यांगजन इस लोकल ट्रेन में सफ़र कर पाने के लिए असमर्थ होते हैं। 1 वर्ष पूर्व ही एक दिव्यांग लड़की का ओवर क्राउडेड लोकल ट्रेन में डोंबिवली से घाटकोपर तक सफ़र करते समय गिरकर उसकी जान चली गई। इसी वर्ष फरवरी माह में एक दिव्यांग पुरुष की मृत्यु पनवेल स्टेशन के ऊपर संतुलन खोकर गिरने के कारण हुई। दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के लिए रेलवे के प्रयासों के बावजूद भी ना तो लोकल ट्रेन ना तो लोकल रेलवे स्टेशन दिव्यांगजनों के आने जाने के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं बन पाए हैं। इसीलिए मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि मुंबई लोकल ट्रेन में विशेष रूप रेल में चढ़ने और उतरने के लिए दिव्यांगजनों के लिए उचित व्यवस्था की जाए। खास तौर के पीक आवर में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि दिव्यांगजन सुगमता पूर्वक यात्रा कर सके। सभी रेलवे स्टेशनों पे दिव्यांगजनों को अनुकूल बनाया जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए कि दिव्यांगजन अगर मदद चाहता है तो उसे तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए रेल अथॉरिटी अपनी प्रावधान करे। मुंबई लोकल ट्रेनों में दिव्यांगजनों को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए अनुकूल बनाया जाए ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना बने। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री हसमुख भाई सोम भाई पटेल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मान्यवर, मेरे संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद पूर्व में स्थित नरोड़ा जीआईडीसी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण काफ़ी समय से हो रहा है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर यातायात में बाधा आ रही है और आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरओबी के काम में स्थानीय निकाय अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दोनों बाजू का कार्य पूर्ण कर लिया है, सिर्फ रेलवे के हिस्से का कार्य बाकी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि आरओबी का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री धर्मवीर सिंह। धन्यवाद सभापति जी। पैरामिलिट्री फोर्सेज के आधार पर अगर हम देखें तो देश की सुरक्षा में सबसे ज़्यादा दक्षिणी हरियाणा से, चाहे वो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ हो या आईटीबीपी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नौकरी करने वाले हैं। और केवल यही नहीं बल्कि महेंद्रगढ़, नारनौल, रिवाड़ी, झज्जर और आसपास के राजस्थान के खेतड़ी, सिंघाड़ा, बुहाना, चड़ावर, नीम का थाना, बहरोड में भी कुल मिला के 15,000 से ज़्यादा आज के दिन ये पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं और रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या इससे भी ज़्यादा है। अतः मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि नारनौल शहर में सीजीएचएस डिस्पेंसरी की स्थापना की जाए ताकि अर्धसैनिक बलों के परिवारों को बेहतर सुविधा मिल सके। नारनौल हरियाणा में सीजीएस डिस्पेंसरी खुलने से न केवल अर्धसैनिकों को लाभ मिलेगा बल्कि हजारों केंद्रीय कर्मचारियों को भी फायदा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री रविंद्र कुशवाहा। धन्यवाद सभापति जी। मैं सदन के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के अलावा आसपास के 20 जिलों को गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रयासों के कारण आम जनमानस को काफ़ी सहूलियतें प्राप्त हुई। मैं इसके लिए परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी एवं परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र तथा पूर्वांचल के अन्य जिलों में कैंसर रोगियों की संख्या में वृद्धि की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के आसपास के 20 जिलों में कैंसर रोग का प्रकोप
विगत कई सालों से बड़ी तेजी से फैल रहा है। ये एक जानलेवा बीमारी है जिसका समय पर जांच और उपचार न होने के कारण मरीजों की मौत हो जाती है। स्थानीय स्तर पर जांच और आधुनिक उपचार की अत्यंत आवश्यकता है। अतः मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर में केंद्रीय सहायता से एक कैंसर संस्थान की स्थापना की जाए, जिससे यहाँ के रोगियों को जांच एवं उपचार हेतु दिल्ली, मुंबई अथवा अन्य शहरों में न जाना पड़े। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर हीना वी गावित। Thank you, Chairman, sir, for allowing me to speak under Rule 377. Government of India releases funds under Article 275(1) of Constitution as grants and aid to states for the welfare and upliftment of scheduled tribes. The proposals for the same are sent by the respective state governments to the central government for approval and sanction of funds. However, the officials in the Tribal Affairs Department of Maharashtra have been indulging in alleged irregularities by not utilizing the given funds and issuing fake utilization certificates for getting more funds from central government under the garb of development. They are allegedly siphoning off these resources for other purposes, as a result of which the projects proposed under the schemes have not started, and there is denial of benefits to the intended beneficiaries who are from marginalized communities. I therefore request the Ministry to initiate an inquiry against the officials of Tribal Affairs Department of Maharashtra who are allegedly issuing fake utilization certificates and causing loss to the exchequer. Thank you. Thank you. Next, Dr. Shashi Tharoor ji. Thank you very much, Mr. Chairman. I would like to draw the attention of the Honourable Minister for Road Transport and Highways to the problems caused by a damaged sewerage pipeline under the reinforced earth wall between Inchankal and Kumaricanta on the National Highway 66 bypass. The National Highway Authority of India has blocked two-way traffic on the bypass because of the leak, leading to heavy traffic congestion during peak hours and great inconvenience for motorists. Over time, the leak is also likely to weaken the structure of the reinforced earth wall with unknown consequences. While the NHAI contends that the repair work is the responsibility of the Kerala Water Authority, claiming that NHAI was not informed of the pipeline at the time of construction, the KWA holds that NHAI is responsible for all such repairs on their highway. This cannot be allowed to go on, Mr. Chairman. I urge the Minister to expedite the resolution of this dispute so the repair can commence immediately and risk to the lives and safety of the commuters in this important junction in the state capital of Kerala can be eliminated. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Next, Sri K. Raghu Ramakrishna Raju. Swear seat. Thank you, Chairman, sir. And I'm glad that we are able to read instead of laying, and in the presence of Honorable Finance Minister. This is, I'll go ahead with the reading, sir. The attention of the Union government is drawn to the continuous declining financial condition of AP government due to financial indiscipline causing vertical fall in the credit portion of the state. State government's exchequer has become almost empty. All the devolution funds from the central government are being used to welfare schemes. There are no income generating plans as of now. State has already crossed the FRBM limits and continuously in search of fresh loans even at high interest rates. As there are no chances of getting fresh loans, government is evolving various ways to utilize public assets for getting loans by mortgaging the public assets to the banks. The AP government has resorted to utilize the LIC premium money earlier submitted by Dwakra Group women and mortgaged market yards also for getting the loans. Further, it is also trying to raise loans in the names of corporations. Payment of salaries and pensions has almost become difficult, and we are not able to pay it on the 1st of the month, and it is going up to 15th. State's financial position has weakened and striding towards the verge of insolvency. In a word, financial emergency is prevailing in the state, which is a bad sign for the state's economy. Considering the present scenario, I strongly urge the Union government, the Finance Ministry, to interfere in the state affairs and look at the financial emergency situation. Thank you. Thank you. Thank you very much. Next, Srimati Aparupa Podarji. Yes, sir. Thank you, Chairman, sir, for giving me a chance to speak in 377. Sir, potato is cultivated
on almost 4 lakh acre of land in West Bengal during December to March. About 10 lakh farmers grow potato crop over there. Heavy rainfall triggered by cyclone Jawad has caused large-scale damage to the standing paddy and the other crops, which are nearly their harvest. In the southern district of West Bengal, which include my Lok Sabha constituency Arambagh in Hooghly district, the Yash cyclone, the flood in July and had already caused enough damage to the farmers, with which Jawad cyclone had been further aggravated. I request the government to expedite the disbursal of the claims under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for potato and paddy farmers of my constituency who have suffered recurring loss during these natural calamities with early. Thank you, sir.